This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आज के लेक्चर के दो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे से। पहला है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरा टॉपिक है एनुअल रिटर्न। ये इस टॉपिक के जो फौरी बात है वो चूंकि एक बड़ा टॉपिक है तो वो मैंने मुनासिब समझा कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, लेकिन जो उससे नेक्स्ट है एनुअल रिटर्न वो एक स्मॉल टॉपिक है। तो ये दो स्मॉल टॉपिक्स आज हम कर लेते हैं, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरा टॉपिक एनुअल रिटर्न। ये वाला टॉपिक जो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से, या कह लें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए, होल्डिंग कंपनी अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर करेगी ही करेगी, लेकिन और जाहिर सी बात है इस तरह जो सब्सिडरी है उसकी अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर होगी। लेकिन ईयर एंड पे होल्डिंग और सब्सिडरी या होल्डिंग और सब्सिडरीज की मिला के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाएंगी, ठीक है, ताकि इसको एक एज अ ग्रुप प्रेजेंट किया जाए, एक सिंगल एंटरप्राइज के तौर पे प्रेजेंट किया जाए जी। या यहां तक बताते समझ आई है? ओके। तो ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनमें कुछ चीजें डिस्क्लोज करनी होंगी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो है उनको फुलफिल करना होगा। वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स किस की हैं? तो एक तो रेलेवेंट शेड्यूल जो है उसकी हैं, और इसी तरह कमीशन की तरफ से जो नोटिफाइड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो तमाम मैटर्स जो कि रिक्वायर किए गए हैं कि डिस्क्लोज किए जाएं, तो उनको भी फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया जाएगा। अच्छा जी, एक एक्सेप्शन यहाँ पे लिखी हुई है, कहते हैं ये जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाए, ये रिक्वायरमेंट एक ऐसी प्राइवेट कंपनी भी एप्लीकेबल नहीं है, ना ही उसकी सब्सिडरी भी एप्लीकेबल है, कि जहां होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो 1 मिलियन रुपीज से ज्यादा का नहीं है। तो ऐसी होल्डिंग और सब्सिडरी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन पे ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है। जी बताइए, एक्सेप्शन समझ आ गई है? अच्छा, इसके बाद है एडिशनल इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशनल इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब ये है कि अगर एक होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल ईयर एंड से 90 दिन से पहले किसी डेट को अगर सब्सिडरी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा हो, तो इस सूरत में फिर जो सब्सिडरी कंपनी है उसके लिए लॉ की एक रिक्वायरमेंट है कि ये इंटरम क्लोजिंग बनाए ऑन द डे ऑन विच द होल्डिंग कंपनीज फाइनेंशियल ईयर एंड्स, ठीक है जी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें फॉर कंसोलिडेशन पर्पसेस। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये एग्जांपल नंबर 4 यहाँ पे गिवन है, इसको डिस्कस करते हैं। कहता है 1 जनवरी 2020 को एक कंपनी है आरपीएल, वो होल्डिंग कंपनी बन गई जीपीएल की बाय एक्वायरिंग 51% शेयर्स। अब इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल ईयर एंड की डेट्स कौन कौन सी थी? आरपीएल जो होल्डिंग कंपनी है
इसके ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड जो है 30 जून को है, और जो सब्सिडरी है उसका ईयर एंड है 31 दिसंबर। ठीक है, अब इसको आप यूं देख लें, यहां से आप स्टार्ट करते हैं, यानी सब्सिडरी का जो फाइनेंशियल ईयर एंड है वो 31 दिसंबर को हो रहा है, और जो होल्डिंग कंपनी है उसका बाद में हो रहा है 30 जून को। ठीक है, तो ये 6 माह का तकरीबन गैप है। जबकि यहाँ पे हमने कितना पढ़ा था कि अगर सब्सिडियरी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड पहले हो रहा है होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल ईयर एंड से, और वो भी कितने दिन पहले, होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल ईयर एंड की जो डेट है उससे जो पिछले 90 दिन है, उस 90 दिन से भी पहले अगर सब्सिडरी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो इस केस में फिर उस सब्सिडरी कंपनी को एक इंटरम क्लोजिंग बनानी होती है उस तारीख तक की जिस तारीख को होल्डिंग कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने अभी देखा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सब्सिडरी कंपनी है जीपीएल, इसके लिए अब रिक्वायरमेंट है कि ये एक इंटरम क्लोजिंग बनाए ऑन 30 जून। 30 जून 2020 तक का इंटरम क्लोजिंग बनाने की अब इसके लिए रिक्वायरमेंट थी। ठीक हो गया जी, यानी इसने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो तो बनानी ही बनानी है, वो अलग है। ठीक है, अपने फाइनेंशियल ईयर एंड के हिसाब से, तो वो इसने बनानी ही बनानी है, तो ये अलहदा से एडिशनल एक रिक्वायरमेंट है जी। बताएं, सारा पॉइंट समझ आ गया? ओके, इसके बाद है ऑडिट। जी बहुत शुक्रिया बताने का जी। ओके, आगे चलते हैं। कहते हैं कि होल्डिंग कंपनी का जो ऑडिटर है, जो कि होल्डिंग कंपनी की जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको ऑडिट करने के लिए जो अपॉइंट किया गया है, अब उस ऑडिटर के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि वो एक स्पेसिफाइड फॉर्म में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी रिपोर्ट करे, और इस सिलसिले में वो अपने तमाम राइट्स और ड्यूटीज एक्सरसाइज करेगा जो कानून के तहत उसे हासिल है। अच्छा जी, इसके बाद है डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन मटेरियल इंफॉर्मेशन। मतलब ये कि ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें डिस्क्लोज की जाएंगी एनी नोट और एक्सप्लेनेशन on a qualification relating to a subsidiary company which is material from viewpoint of members of holding company but have not been covered in the financial statements of holding company। कुछ ऐसा कि जो होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर्ड नहीं था, लेकिन होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज बड़ी मटेरियल है, अहम है। ठीक है, तो उस एक्सप्लेनेशन को या नोट को फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया जाएगा। वो नोट और एक्सप्लेनेशन जो कि सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड है। अच्छा जी, इसके बाद है ऑथेंटिकेशन। हर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वही बंदे, वही पर्सन साइन करेंगे कि जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी को जो लोग साइन करते हैं, और ये साइनिंग रिक्वायरमेंट अभी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कुछ याद है जी? ओके, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ अदर सेक्शंस। कहते हैं इन सेक्शंस की जो प्रोविजंस हैं वो होल्डिंग कंपनी पे भी अप्लाई होंगी। अब ये भी हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। आप सेक्शन नंबर देख के हैरान हो रहे होंगे, हालांकि बात बड़ी आसान सी है, मैं भी आपको दोहरा देता हूँ। आपको याद है हमने कुछ फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी, मतलब रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं, कुछ याद है जी? तो ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है। कहते हैं इन सेक्शंस की जो
प्रोविजंस हैं वो होल्डिंग कंपनी पे एप्लीकेबल होंगी, वो होल्डिंग कंपनी के जिसके लिए रिक्वायरमेंट है कि वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे। तो इन सेक्शंस की जो प्रोविजंस हैं वो इस होल्डिंग कंपनी पे एप्लीकेबल है। और वंस अगेन बता रहा हूं, वही फाइलिंग वाली जो रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, बस जहां जहां उस सेक्शन में लफ्ज कंपनी लिखा हुआ है तो वहां वहां लफ्ज कंपनी के बजाय होल्डिंग कंपनी हम कंसिडर कर लेंगे, और फिर ये होल्डिंग कंपनी फाइल करेगी रजिस्ट्रार को वो डॉक्यूमेंट, और इन सेक्शन की जो प्रोविजंस हैं उसको पूरा किया जाएगा। इसके बाद रिलैक्सेशन बाय दी। अच्छा, एक दफा जरा पलट के ना वो देख लीजिए सेक्शंस ये वाले पिछले पेज के ऊपर, प्रीवियस टॉपिक में जो हमने ये फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, तो वहां पे ये सेक्शंस आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद रिलैक्सेशन बाय द कमीशन। देख रहे हैं, वाजिबा, वेरी गुड, कमाल हो गया। अच्छा, इसके बाद है कि अगर एक होल्डिंग कंपनी कमीशन को एप्लीकेशन दे कि जी हमें ये जो अबव प्रोविजंस अभी जिसका हम तस्करा कर रहे थे इनसे रिलैक्स कर दें, एग्जाम कर दें, तो होल्डिंग कंपनी कमीशन को एप्लीकेशन देके तो एग्जाम करवा सकती है। ठीक है, कि हमारे ऊपर ये जो है इन सेक्शंस की प्रोविजन हमारे ऊपर एप्लीकेबल ना हो, तो फिर वो प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगी उस होल्डिंग कंपनी पे अगर कमिश्नर रिलैक्स कर दी। किस हद तक एप्लीकेबल नहीं होगी? जिस हद तक कमीशन ने रिलैक्स किया, जिस हद तक कमीशन ने खुद अपने डायरेक्शन में बता दिया कि इस हद तक फला फला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके बाद है जी एक पॉइंट पेनल्टी का। कहते हैं कि ये जो आपने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं, ये इन रिक्वायरमेंट्स की अगर कंपनी ने खिलाफ वर्जी की, कॉन्ट्रावेंशन की, तो ये एक जुर्म है, ऑफेंस है, और इसकी बुनियाद पे एक पेनल्टी अब इम्पोज होगी कंपनी के ऊपर लेवल 2 के मुताबिक। ठीक है, इसके बाद है फाइनेंशियल ईयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी। फाइनेंशियल ईयर टू कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है इकट्ठे खत्म होना, एक ही डेट पे खत्म होना, एक ही डेट पे कोई रूनुमा होना। तो होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद की गई है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि होल्डिंग कंपनी का फाइनेंशियल ईयर और इसकी सब्सिडरी या सब्सिडरीज का फाइनेंशियल ईयर एक ही वक्त में खत्म हो, इकट्ठा। अब यहाँ पे एक्सेप्शन लिखी हुई है, वो ये कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओपिनियन में अलग अलग खत्म करने में ही कोई बेहतरी है या कोई गुड रीजन है, तो उस केस में फिर इजाजत है अलग अलग फाइनेंशियल ईयर एंड करने की। लेकिन अगर कोई ऐसी गुड रीजन नहीं है तो फिर होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरी या सब्सिडरीज का जो फाइनेंशियल ईयर है वो को इंसाइड हो। ठीक है, और इस सिलसिले में कमीशन भी फैसिलिटेट कर सकता है, कमीशन भी फैसिलिटेट कर सकता है होल्डिंग कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी को। और कमीशन कैसे कर सकता है फैसिलिटेट? बाय एक्सटेंडिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एनी सच कंपनी। इन दोनों में से जिस भी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर की एक्सटेंशन अगर चाहिए तो कमीशन एक्सटेंशन कर सकता है ताकि फाइनेंशियल ईयर इकट्ठा खत्म। लेकिन इसके लिए कमीशन को दरख्वास्त देना होगी बाय सच कंपनी। ठीक है, अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को जरा एग्जांपल से देख लें। एग्जांपल नंबर 5, जरा पढ़े एग्जांपल नंबर 5 देखें।
पढ़ रहे हैं? ओके, समझ भी आ गया। चलें ठीक है, आगे चलें। अदर रिलेटेड रिलैक्सेशंस। अच्छा, कमीशन ने अगर कुछ रिलैक्सेशन ग्रांट की है तो वो कोई रेलिवेंट मजीद रिलैक्सेशंस भी कमीशन ग्रांट कर सकता है। अब आप पूछेंगे सर वो कैसी, तो उसके लिए ये एग्जांपल है। अब आप यहाँ देखें, इधर तक तो ये एग्जांपल वही है, सेम पिछले वाली, ठीक है। यहां से ऑनवर्ड्स जो है वो डिफरेंट है। कमीशन में ऑल्सो अलाउ अदर रिलैक्सेशंस, फॉर एग्जांपल होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग एंड अदर फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स। तो एजीएम होल्ड करने का टाइम भी एक्सटेंड कर सकता है कमीशन खुद ही, या जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करने होते हैं रजिस्ट्रार को और उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो वो टाइम पीरियड भी कमीशन ग्रांट कर सकता है, एक्सटेंड कर सकते हैं, चूंकि सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड है। जी बताएं, समझ आ गया? ओके, आप बताएंगे तो मैं आगे मूव करूंगा। ओके ठीक है, गुड। ये है जी हमारा दूसरा टॉपिक जो मैं कह रहा था, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का मतलब क्या है यहाँ पे? तो एनुअल रिटर्न से मुराद है कंपनी के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन और एज ऑन ए स्पेसिफिक डेट, मतलब एक सर्टेन डेट तक की कंपनी के बारे में एक जनरल सी इंफॉर्मेशन। वो सर्ट स्पेसिफिक डेट कौन सी, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं यहाँ अगले पॉइंट में। अब ये जनरल इंफॉर्मेशन में क्या क्या होगा, तो यहाँ पे देखें, ये एरो जो मैंने बनाया हुआ है इसमें ये बयान किया गया, कहते हैं गिविंग डिटेल्स ऑफ इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, लीगल एडवाइजर एंड ऑडिटर्स, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, मेंबर्स एंड शेयर कैपिटल। इन तमाम के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक डेट तक की, कि इस स्पेसिफिक डेट तक क्या सूरत हाल है, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, सीएफओ कौन है, और ये तमाम जो नेक्स्ट पॉइंट्स ये मैंने बोल दिए पहले। अब वो स्पेसिफिक डेट कौन सी है जिस स्पेसिफिक डेट तक की ये तमाम इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करनी है, उसका जवाब नेक्स्ट पॉइंट में। कहते हैं एनुअल रिटर्न इज प्रिपेयर्ड एज ऑन द डेट ऑफ द एजीएम, यानी जिस डेट को एजीएम होनी है, एजीएम की डेट तक की ये इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की जाएगी, मतलब एनुअल रिटर्न प्रिपेयर की जाएगी। और अगर ये एजीएम होल्ड ही नहीं की गई थी, या होल्ड तो की गई थी लेकिन कंक्लूड नहीं की जा सकी थी ये एजीएम, तो इस सूरत में फिर कैलेंडर ईयर का जो लास्ट डे है, यानी 31 दिसंबर, उस डेट तक की ये फिर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि एनुअल रिटर्न प्रिपेयर की जा सके। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं एग्जांपल के जरिए। पहले एग्जांपल नंबर 10 देख लेते हैं। ABC Limited recent financial year ended on 30th June and AGM was held on 24th October। अभी लिखा हुआ है हेल्ड, मतलब एजीएम होल्ड हुई है 24 अक्टूबर को, तो इसका मतलब है एनुअल रिटर्न के जो पर्टिकुलर्स हैं वो किस तारीख तक के प्रिपेयर किए जाएंगे, 24 अक्टूबर तक के, ठीक है। और जो एग्जांपल नंबर 11 है, इसमें वो ये कह रहा है कि अगर एजीएम होल्ड नहीं हुई, तो कोई बताएगा आप लोगों में से, अगर एजीएम होल्ड नहीं हुई तो फिर किस डेट तक के पर्टिकुलर एनुअल रिटर्न में लिखने हैं? जी, ईयर एंड डेट, जो कैलेंडर ईयर एंड डेट है। जी शाबाश, ये देखिए ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो फिर 31 दिसंबर तक के जो पर्टिकुलर्स हैं वो एनुअल रिटर्न में लिखने होंगे। और अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की गई
तो ये फिर एक कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ है, कानून की वायलेशन है। अच्छा, इसके बाद है रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफाइड फॉर्म। हर साल हर कंपनी के लिए ये रिक्वायरमेंट है लॉ की कि वो कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल करे एनुअल रिटर्न। ठीक है, जिस एनुअल रिटर्न में वो तमाम पर्टिकुलर्स होने चाहिए जो अभी हम ये पहले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं, ये तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये जो है ऐसा नहीं कि एक सादा कागज के ऊपर ये तमाम इन्फो लिख के तो रजिस्ट्रार को जमा करवानी है, ऐसा नहीं है। इन अ स्पेसिफाइड फॉर्म, एक स्पेसिफाइड फॉर्म है, ठीक है, उसको फिल करना होगा। अब किस कंपनी के लिए कौन सा फॉर्म है जो लॉ ने स्पेसिफाई किया हुआ है? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के लिए फॉर्म ए है और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के लिए फॉर्म बी है। ठीक है, अच्छा अब आ जाता है टाइम लिमिट। रजिस्ट्रार को ये जो एनुअल रिटर्न फाइल करनी है कितने दिनों के अंदर अंदर करनी है? तो इसमें दो केसेस हैं। पहला केस है कि 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। However, in the case of a listed company, जो रजिस्ट्रार है उसको कोई स्पेशल रीजन बता के ये टाइम पीरियड एक्सटेंड करवाया जा सकता है एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए, और वो जो एक्सटेंडेड टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक का हो सकता है। गॉट इट? तो ये टाइम पीरियड भी आ गया, टाइम लिमिट भी आ गया आपके सामने। अच्छा, अब वंस अगेन टू एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एग्जांपल 12 देखें। ABC Limited recent financial year ended on 30th June 2021 and AGM was held on 24th October। अच्छा, पहले तो हम ये देखते हैं कि एनुअल रिटर्न के पर्टिकुलर किस डेट तक के प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि एजीएम होल्ड हुई है तो इसका मतलब 24 अक्टूबर तक की डेट के। अब आप बताएं कि ये एनुअल रिटर्न कब तक फाइल कर दी जानी चाहिए रजिस्ट्रार को? तो हमने ये टाइम पीरियड पढ़ा है, टाइम लिमिट 30 दिन। तो 24 अक्टूबर से 30 दिन कब तक बन रहे हैं? 23 नवंबर 23 नवंबर तक। ठीक है, तो 23 नवंबर तक रजिस्ट्रार को ये एनुअल रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, दूसरा केस ये है कि जहां पे एजीएम होल्ड नहीं हुई थी। तो 2-3 दफा हम पढ़ चुके हैं, अगर एजीएम होल्ड ना हो तो फिर किस डेट तक की एनुअल रिटर्न बनानी होती है? 31 दिसंबर तक की। तो इसका मतलब है अगर 31 दिसंबर तक की डेट के पर्टिकुलर्स लिखे हैं एनुअल रिटर्न में, तो अब ये फिर अगले 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को फाइल करनी है ये एनुअल रिटर्न, और वो है 30th जैन। ठीक है जी, जरा बता दे दोनों एग्जांपल्स समझ आ गई ना आपको? जी बताएं, दोनों क्लियर है? ओके, गुड हो गया। अच्छा जी, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट क्या है बोला? रिकॉर्ड इन रजिस्टर्स। कहते हैं ये एनुअल रिटर्न में जितने भी पर्टिकुलर्स हमने लिखने हैं ये पहले से एक रजिस्टर में एंटर्ड होने चाहिए। ठीक है, वो रजिस्टर जो इसी पर्पस के लिए कंपनी ने अपने पास मेंटेन किया हुआ रखा हुआ है। तो जितने भी पर्टिकुलर्स हैं एनुअल रिटर्न में जो सबमिट करने हैं वो पहले से एंटर्ड होने चाहिए एक रजिस्टर में या एक से ज्यादा रजिस्टर्स में। जी बताएं, ये भी पॉइंट समझ आ गया?
अच्छा, इसके बाद है नो चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स सिंस द लास्ट रिटर्न। इसका मतलब है कि अगर पिछली दफा जो एनुअल रिटर्न फाइल की गई थी और जो पर्टिकुलर्स उसमें लिखे गए थे वही पर्टिकुलर्स इस दफा भी हैं, कोई चेंज नहीं आई, तो इस सूरत में कानून कहता है कि वो एनुअल रिटर्न फाइलिंग के जो रिक्वायरमेंट है वो इन कंपनीज पे फिर एप्लीकेबल नहीं होगी। ये दो कंपनीज हैं, सिंगल मेंबर कंपनी और वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन रुपीस से ज्यादा का नहीं है। ठीक है, अलबत्ता इन दो के अलावा जितनी भी अदर कंपनीज हैं वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेंगी इन स्पेसिफाइड फॉर्म। वो कौन सा फॉर्म सी है, और रजिस्ट्रार को फिर भी इन्फॉर्म करेंगी दैट देयर इज नो चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स इन द लास्ट एनुअल रिटर्न जो रजिस्ट्रार को फाइल की गई थी। जी बताएं, यहां तक पॉइंट क्लियर है? बच्चों ओके, इसके बाद है, बल्कि इसको भी एग्जांपल 14 के जरिए देखते हैं। ABC Limited recent financial year ended on 30th June 2022 and AGM was held on 24th October 2022। ठीक है, हालांकि अभी ये आने आगे लेकिन एग्जांपल बनी हुई है। खैर, there is no change since in any particulars of annual return since the last date of annual return। लेकिन उसके बावजूद ABC Limited must inform the registrar on Form C by 23rd November, ये 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को फिर भी बताना होगा that there is no change of particulars in the last annual return जो कि रजिस्ट्रार को फाइल की गई थी। ठीक है, और आखिर में पेनल्टी लिखी हुई है जी कि एनी कॉन्ट्रावेंशन और डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद अबव रिक्वायरमेंट्स, ये फिर एक ऑफेंस होगा जी। अगर इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया गया तो ये एक जुर्म है, और इसकी सजा फिर क्या होगी? इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी लेवल 2 के मुताबिक पेनल्टी, और इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी लेवल 1 के मुताबिक पेनल्टी। जी बताएं, यहां तक क्लियर है? ओके जी, सो ये थे हमारे दोनों टॉपिक्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। और अब जो बीच का एक टॉपिक रह गया है, ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस वाला, ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, कोई सवाल हो तो कर लें प्लीज आज के टॉपिक में से। ओके, चलें इसको, वैसे जब आप खुद से पढ़ रहे होंगे, जी ठीक है, ऑल क्लियर, चलो ठीक है। लेकिन वंस अगेन जब आप इसे याद करने के लिए पढ़ रहे होंगे, फिर भी कोई सवाल ज़हन में आए तो डोंट शाय, डोंट हेजिटेट, बस आपने व्हाट्सएप कर देना है और वहां पर फिर मुझसे सवाल कर लेना है, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।